सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तुलनात्मक सरकार के अलावा उसमें बहुत सारे और भी कारक जुड़ जाते हैं। तो आइए इन दोनों को आज पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो ये है कि दोनों में हम तुलना करते हैं, अर्थात हम दोनों में दो सरकारों की तुलना करते हैं। वे सरकारें कोई भी हो सकती हैं। जैसे अगर हम भारतीय संघ की बात करें तो अगर आप उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की तुलना करें, वहाँ की सरकारों की तुलना करें, तो वो तुलनात्मक सरकार की श्रेणी में, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की श्रेणी में आएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के मॉडल की तुलना करें, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तुलना करें, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और त्रिपुरा की तुलना करें, या गोवा और अरुणाचल प्रदेश की तुलना करें, तो ये सारी चीज इनके गवर्नमेंट्स की तुलना करें तो ये तुलनात्मक राजनीति में आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ ये कोई भी दो सरकारें हो सकती है, देश के अंदर की भी और देश के बाहर की भी। तो जब भी हम तुलना करते हैं सरकारों की तो ये तुलनात्मक सरकार की श्रेणी में आता है, और जब हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं तो वही चीज़ एक हम राज्य के अंतर्गत होने वाले समस्त क्रियाकलापों को, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राजनीति की जब हम बात करते हैं तो सरकार के अलावा बहुत सारे जो कारक होते हैं उनके ऊपर भी चर्चा होती है, और उसकी तुलना हम बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, या हम उसकी तुलना यूरोप के किसी देश से, या हम पूरे भारत की तुलना अमेरिका से, जापान से, चीन से, रूस से, पाकिस्तान से, किसी से भी कर सकते हैं, और वो तुलनात्मक राजनीति की श्रेणी में आएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि तुलनात्मक सरकार एक सीमित अवधारणा है और तुलनात्मक राजनीति एक वृहद अवधारणा है, और इसके साथ साथ इसमें मेथडोलॉजी का भी बहुत फर्क हो जाता है, जिसको कि हम लोग आगे चल के देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर हो जाता है। एक्चुअली अगर इसको एक और आधार पर समझा जाए तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब राजनीति के अध्ययन की परिपाटी शुरू हुई तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा रहा है, जो यूनान से, ग्रीस से, रोम से हमको दिखाई देता है, वो तुलनात्मक सरकार का था। और जब मॉडर्न टाइम्स आया है, 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समय आया है, उसके बाद से जो स्टडी का पैटर्न है, स्टडी का जो स्वरूप है, उसमें मेथोडोलॉजिकल चेंज आया है, उसमें पद्धति का, अध्ययन पद्धति का चेंज हुआ है, और उसकी वजह से भी अब हम देखते हैं कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो इन फ़र्कों को आज हम लोग समझेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग को समझना है वो ये है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक एक प्रकार से आपको तुलनात्मक सरकारों का ही बोलबाला दिखाई देता है, तुलनात्मक सरकारों की अवधारणा का ही बोलबाला दिखाई देता है, और 20वीं शताब्दी से आपको तुलनात्मक राजनीति की बात होती है। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तुलनात्मक तो दोनों में कॉमन हो गया, चाहे आप तुलनात्मक सरकार कहें चाहे तुलनात्मक राजनीति कहें, बात तुलनात्मक तो कॉमन डिनोमिनेटर है। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या सरकार और राजनीति, ये इसको हम समझ रहे हैं? अगर हम तुलनात्मक सरकार की बात करें तो सरकार का क्या मतलब होता है, तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति का क्या मतलब होता है? अगर हम इस फर्क को समझ गए तो हमें तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति के अंतर को भी हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, जब आप तुलनात्मक सरकार की बात कहते हैं तो सरकार, हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार, राज्य एक अमूर्त परिकल्पना है, उसका एक कंक्रीट मैनिफेस्टेशन है गवर्नमेंट। अगर आप राज्य कहा जाए कि भारत राज्य, तो आपके दिमाग में एक भारत माता का चित्र उभरता है, और आप कहते हैं कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन सरकार एक तत्व है जो कि आप कंक्रीट है, जिसको आप देख सकते हैं, और इसलिए हम इस कंक्रीट की बात करते हैं। जब हम कॉम्परेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, तुलनात्मक सरकार की बात करते हैं, तो हम उसी राज्य के मूर्त प्रतिनिधि की बात करते हैं, कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेट की बात करते हैं। और जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। गवर्नमेंट में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गवर्नमेंट में व्यवस्थापिका आती है, गवर्नमेंट में कार्यपालिका आती है, गवर्नमेंट में न्यायपालिका आती है। और जब हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करते हैं तो जाहिर है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना की बात आएगी, उनकी शक्तियों की बात आएगी, उनके कार्यों की बात आएगी, उनके उत्तरदायित्वों की बात आएगी, उनके अंतर संबंधों की बात आएगी। ये तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा अध्ययन तुलनात्मक सरकार का होता है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तुलनात्मक सरकार का जब हम अध्ययन करते हैं तो जाहिर है कि हम एक
संस्थागत दृष्टिकोण ले रहे थे, हम संस्थाओं का अध्ययन कर रहे होते हैं, हम एक विधिक अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कि व्यवस्थापिका कैसे होगी, कार्यपालिका कैसे होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, संरचना क्या होगा, कार्य क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी, उत्तरदायित्व क्या होंगे, अंतर संबंध क्या होंगे, ये सब बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखित होते हैं विधान में, अर्थात संविधान में, कानून में सब लिखित होते हैं। इसमें कहीं भी कोई चीज़ विधि के अतिरिक्त नहीं होती है। जो कुछ भी स्वरूप है, हम विधिक रूप में जो इनको शक्तियां प्राप्त है, विधिक रूप में जो इनकी संरचनाएं हैं, हम उसी का अध्ययन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि अगर आप दो राष्ट्रपतियों की तुलना कर रहे हैं, दो या दो उपराष्ट्रपतियों की तुलना कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों की तुलना कर रहे हैं, है ना, मंत्रिमंडल की तुलना कर रहे हैं, लोकसभा और किसी अन्य देश की कॉमन संसद की तुलना कर रहे हैं, दो देशों की न्यायपालिका की तुलना कर रहे हैं, और इसी प्रकार से दो देशों में पाए जाने वाले संवैधानिक संरचनाओं की अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, तो एक प्रकार से आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। और इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट का अध्ययन करने में जाहिर है कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा विधिक और संवैधानिक होता है, इससे इतर हम ये अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो तरीका था, ये जैसा कि मैंने बताया कि एंशिएंट ग्रीस से, यूनान से ये शुरू होता है, और एरिस्टोटल इसका एक बहुत बड़ा जनक माना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया, और 158 संविधानों का अध्ययन करके उसने संविधान का क्लासिफिकेशन प्रिस्क्राइब किया कि कौन सा सबसे अच्छा संविधान है। तो एक प्रकार से ये आपको एक जनरल थियरी की तरफ ले जाता है, जनरल थियरी बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से हम एक बता सकें आपको कि सबसे अच्छा तो संविधान कौन सा है, सबसे अच्छा कैटेगरी ऑफ संविधान कौन सा है, ये अरिस्टोटल ने बताने की कोशिश किया था। तो इसमें एक आपको दिखाई देता है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में आपको चीज़ दिखाई देती है कि वो एक आपको मूल्य परक अध्ययन की तरफ ले जाता है, और आपको बताता है कि भाई कुछ मूल्य हैं जो कि आदर्श हैं। और जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की कि भाई क्या आदर्श राज्य होता है, उसी तरह पैटर्न पे सब लोगों को अपने राज्य को बनाना चाहिए। और ये दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में, कि ये फॉर्मल अर्थात औपचारिक स्ट्रक्चर्स की ही तुलना करता है। ये अनौपचारिक चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देता कि जो संविधान में जिनका वर्णन नहीं है वो अनौपचारिक हो गए, तो वो समाज में, राजनीति में वो सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन ये उनका अध्ययन नहीं करता। ये केवल उन चीज़ों का अध्ययन करता है जिनका जिक्र संविधान में है, जिसका जिक्र विधान में है। तो इस प्रकार से ये एक फॉर्मल स्टडी होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स की तुलना होती है, इन फॉर्मल्स को दरकिनार कर देता है। और इसमें कोई भी चीज़ थियरी और प्रैक्टिस को जोड़ने की नहीं होती है। प्रैक्टिस में कोई चीज़ चाहे जैसी हो, लेकिन अगर सिद्धांत में, अगर संविधान में उसका स्वरूप जो निर्धारित है, हम बात उसी पे करेंगे। तो थियरी और प्रैक्टिस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है किसी देश का संविधान लिखित रूप में या संवैधानिक रूप में या सैद्धांतिक रूप में बहुत अच्छा हो सकता है व्यवहार में उसका अनुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन जो फॉर्मल कंपैरेटिव गवर्नमेंट की जो स्टडी होती है, वो जो उसके व्यवहारिक स्वरूप की बात है उसकी बात नहीं करता, वो कौन से चीज़ों संविधान को बिगाड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी बात नहीं करता, वो केवल फॉर्मल पे बंध देता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो फॉर्मल स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स है, उसमें थियरी और प्रैक्टिस में कोई भी अंतर संबंध नहीं होता है। चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसके बारे में कि ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स हैं, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट ये मानते हैं कि भाई कभी भी वैल्यू फ्री कोई भी चीज़ दृष्टिकोण पॉलिटिकल साइंस में नहीं हो सकता। मूल्य तो होगा ही, वैल्यूज़ तो होंगे ही, और इसलिए कोई बहुत ऑब्जेक्टिव या डिटैच्ड या वैल्यू न्यूट्रल कोई पोजीशन नहीं हो सकती, जो कि विज्ञान की एक आवश्यकता है। तो इनका ये भी मानना है कि दार्शनिक तो हो सकता है राजनीति विज्ञान का अध्ययन, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं हो सकता। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो पारंपरिक अध्ययन का स्वरूप रहा है, जिसको हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन के नाम से जानते हैं, वो बहुत ही सीमित उसका क्षेत्र है, वो विधिक क्षेत्र है, उसका विधिक स्वरूप है, मूल्य परक स्वरूप है, और संस्थागत उसका स्वरूप है। इन्हीं की हम तुलना करते हैं। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स की, आप गवर्नमेंट से हट जाइए, आप गवर्नमेंट से आगे निकलिए, अब जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं
राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति एक व्यापक टर्म है। आप जानते हैं कि राजनीति तो वो सारी गतिविधियां हैं जो कि राज्य के अंतर्गत सत्ता की चारों ओर होती रहती हैं, चाहे उसका स्वरूप औपचारिक हो या ना हो, चाहे संविधान में उसका उल्लेख हो चाहे ना हो, चाहे वो संविधान में उसका कोई स्वरूप हो या ना हो, वो समाज में अगर सक्रिय हैं और वो सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करती हैं तो आपको उन कारकों का अध्ययन करना पड़ेगा। और इस प्रकार से पॉलिटिक्स में हम बहुत सारे उन चीज़ों का अध्ययन तो करते ही हैं जो संविधान में दी हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोसेसेस, लेकिन हम उन बहुत सारे और चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं जो संविधान से इतर होती हैं, जो संविधान में नहीं होती हैं, जिसका उल्लेख जैसे भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं था। और ये केवल जब 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ पारित हुआ 1985 में, तब जाके राजनीतिक दलों का संविधान में उल्लेख हुआ। लेकिन राजनीतिक दलों का अध्ययन भारतीय राजनीति में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, इंपॉर्टेंट कारक है। हम लोग शुरू से राजनीतिक दलों का अध्ययन करते रहे हैं, किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है, क्या पार्टी सिस्टम में चेंजेज हो रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, ये तमाम चीज़ें हम अध्ययन करते रहे हैं, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। तो जब आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, जब आप राजनीति की बात करते हैं, तो आपको संविधान में वर्णित भी कारकों का अध्ययन करना पड़ता है, संस्थाओं का अध्ययन करना पड़ता है, जो संविधान में वर्णित नहीं है उनका भी अध्ययन करना पड़ता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति एक बहुत व्यापक टर्म है जो कि आपको सरकार के अध्ययन के लिए तो सरकारों के अध्ययन के लिए तो बाध्य करता ही है, गवर्नमेंट्स के अध्ययन के लिए तो बाध्य करता ही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ उस गवर्नमेंट को चलाने वाली जो अन्य शक्तियां हैं, गैर संवैधानिक शक्तियां हैं, उन पर भी उसकी दृष्टि होती है कि अच्छा संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये कारक बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रभावित कर रहा है सरकारी निर्णयों को, ये प्रभावित कर रहा है सरकार के नीतियों को, ये प्रभावित कर रहा है सरकार की कार्य संस्कृति को। तो उन कारकों पे भी हमें पैनी नजर रखनी पड़ती है। और इसलिए राजनीति का जब बात होती है तो उसमें तमाम प्रक्रियाएं, तमाम क्रियाकलाप, तमाम वे लोग जो वैयक्तिक रूप से नेतृत्व कर रहे होते हैं और पूरी राजनीतिक संस्कृति आ जाती है। और इस प्रकार से राजनीति के अध्ययन में हम सरकार के साथ साथ तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं का, तमाम राजनीतिक क्रियाकलापों का, तमाम राजनीतिक व्यक्तित्वों का और तमाम राजनीतिक संस्कृति का भी हम समावेश करते हैं। और आप स्वयं समझ रहे हैं कि केवल सरकारों की तुलना करना, केवल सरकारों की बात करना एक सीमित क्षेत्र है, लेकिन सरकारों के साथ साथ तमाम राजनीतिक प्रक्रियाओं का, व्यक्तियों का और राजनीतिक संस्कृति का, तमाम क्रियाकलापों का भी अध्ययन करना, अनेक कारकों का अध्ययन करना जो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक हैं या इनफॉर्मल हैं, अनौपचारिक हैं, उन सब का अध्ययन करना अपने आप में इस विषय को बहुत व्यापक बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है, उसमें सब कुछ समाहित है। और आप उसमें देखते हैं कि उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का समावेश है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का समावेश है, और उसमें लीगल के साथ साथ सोशलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और तमाम चीज़ों का भी समावेश है। वो तमाम जो कारक हैं वो मिल के उन पर भी हमें पैनी नज़र रखनी पड़ती है। तो जब हम कहते हैं कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, तो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स में जैसे अगर हम अमेरिका और भारत की कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें अमेरिका और भारत के कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का अध्ययन करने में वो तमाम शक्तियों का अध्ययन करना पड़े जो कि अमेरिका की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। हमें उन तमाम प्रवृत्तियों को रेखांकित करना पड़ेगा भारत में जो कि संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, लेकिन वो भारत में चुनावों को और राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि वो एक नए डायमेंशंस को, वो पूरे पर्यावरण से जुड़ते हैं। वो पूरा जैसे पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे आपका पूरा एक कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसमें एक भी पार्ट ढीला हो जाए तो आपका सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। उसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में अगर एक भी पार्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल
अगर ढीला हो जाए तो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे धन है, जैसे बाहुबल है, अब ये सब संविधान में इसका कहाँ उल्लेख है? लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ये जातियाँ हैं, कहाँ संविधान में उसका उल्लेख है? लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। सोशियोलॉजिकल रीजन्स हैं, धर्म है, कहाँ संविधान में इसका उल्लेख है? लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि आपको, जब आप तुलनात्मक राजनीति करते हैं, आपको ये देखना है कि अमेरिका और भारत में चुनाव में धन बल का प्रयोग कैसे होता है, धन चुनाव को कैसे प्रभावित करता है। दिस बिकम्स योर पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडी, नॉट पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टडी, इट बिकम्स ए पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडी। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्षेत्र है वो एनालिटिकल और एम्पिरिकल हो जाता है, अर्थात विश्लेषणात्मक और व्यवहारवादी हो जाता है। और इसमें हम तमाम पॉलिटिक्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर है, ग्रुप बिहेवियर है ना, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, और बहुत सारे जो सब सिस्टम्स हैं उनका हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं देश में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन को लेके सरकार ने अपने तीनों कृषि कानूनों को वापस कर लिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संसद ने जिन कानूनों को पास किया उन कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़े, क्योंकि उस पर प्रेशर था। तो अब इसका तो संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार एक बार कानून बना दे और किसी कोई कहे कि नहीं साहब उसको वापस ले ली, चाहे वो कितना भी प्रभावी हो, है ना। तो लेकिन सरकार ने उसको वापस लिया। तो सरकार फॉर्मल चीज़ों से भी प्रभावित होती है और इनफॉर्मल चीज़ों से भी प्रभावित होती है। ये पॉलिटिकल स्टडी हुई, ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट की श्रेणी में नहीं आएगा, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की श्रेणी में आएगा कि क्या सरकार लोगों के दबाव में आके कानूनों को वापस ले सकती है। दुनिया के कैसे कितने देशों में इस प्रकार के कानून वापस लिए जाते हैं, क्या क्या होता है, इसकी अगर आप स्टडी करते हैं दैट बिकम्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसी तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, क्योंकि ये इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है राजनीति के साथ साथ ये अर्थव्यवस्था को समझता है। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को लगता था कि उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से ये होता था कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, जाए या न जाए वो दूसरी बात है, लेकिन उनके अंदर एक डर बैठा कि तो मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को आपको स्टडी करना है, आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी करना है, आपको सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करना है। तो बहुत सारा इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ हो जाती है। आप केवल पॉलिटिकल साइंस की स्टडी नहीं करते हैं। जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो आपको सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल कल्चर, सभी चीज़ों का एक अध्ययन करना पड़ता है। और ये अध्ययन वास्तव में आप किसी प्रकार का कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो राज्यों का आप करें, उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का अध्ययन करें, या आप दो भारत का और इंडिया के राज्य का और अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य का अध्ययन करें, उत्तर प्रदेश और न्यूयॉर्क का कंपैरिजन करें। इसी प्रकार से आप इंडिया का और बांग्लादेश से अध्ययन कर सकते हैं कंपैरिजन, इंडिया का आप अमेरिका से कंपैरिजन कर सकते हैं, जापान से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपके कंपैरिजन करने की लिमिट अथाह है, आप किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और आप एक टाइमलाइन का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप जो है इस दशक में 1980 के दशक में, 90 के दशक में, 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, किस दशक में आप अध्ययन करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आप एशिया और अफ्रीका की तुलना कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया की तुलना कर सकते हैं। कोई भी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप कुछ भी स्टडी कर सकते हैं। और ये सब स्टडी करके आप एक थियरी बिल्डिंग करते हैं कि विश्व के बहुत सारे देशों का अध्ययन करने के पश्चात क्या हम किसी सिद्धांत पर पहुंच सकते हैं, क्या हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है वो सांगोपांग है, होलिस्टिक है, और इसका फोकस पूरे राजनीतिक व्यवस्था को पे होता है, जबकि तुलनात्मक सरकारों का फोकस केवल एक छोटे से बिंदु अर्थात सरकारों पे होता है, गवर्नमेंट्स पे होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे होता है, संस्थाओं पे होता है। उसका गैर संस्थाओं पे कोई भी रुझान नहीं होता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हुआ होगा कि तुलनात्मक सरकार एक बहुत सीमित, विधिक, संस्थागत अवधारणा है, जबकि तुलनात्मक राजनीति एक बहुत ही व्यापक, असीमित और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कवर करने वाली, जिसमें कि विधिक के साथ साथ हमको विधिक राजनीति के साथ साथ हमको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम मनोवैज्ञानिक तमाम कारकों का साथ साथ अध्ययन करना पड़ता है। औपचारिक और अनौपचारिक तमाम चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। और आजकल जो मॉडर्न टाइम्स है, 21वीं शताब्दी का जो वर्ष है, खासतौर से जो बिहेवियरल और पोस्ट बिहेवियरल स्टडीज़ डेविड ईस्टन ने शुरू की, उसके बाद से अब मुझे नहीं लगता
लगता कि अब हम कभी भी कंपैरेटिव गवर्नमेंट की तरफ लौटेंगे। आज का जो युग है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज़ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और इसलिए आपको अपने विषय के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण,